गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को जोहार। मैं विनोद यादव डिस्कवर झारखंड क्लास की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं। तो आज हम लोग झारखंड की क्लास को आगे बढ़ाते हुए उरांव जनजाति को देखने वाले हैं। उरांव जनजाति में कैसी सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, इसका सामाजिक स्वरूप कैसा रहा, इनका इतिहास कैसा रहा, इन सारी चीज़ों को अच्छे से डिटेल में जानने वाले हैं। इससे पहले हमने संथाल जनजाति के बारे में पढ़ रखा है, तो प्रीवियस क्लास में किया है, उसे आप इससे पहले वाला वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उरांव जनजाति, जिसका झारखंड में क्या योगदान रहा और कैसे उनकी सामाजिक संरचना रही है, इसके बारे में शुरू करते हैं। ठीक है, तो उरांव जनजाति है जो, जैसे संथाल जो है झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति थी, वैसे ही उरांव जनजाति जो है झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन हुई? उरांव, यानी कि सेकंड सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी झारखंड की जनजाति उरांव जनजाति। उसके बाद इसका जो मूल निवास कहाँ माना जाता है, इनका जो मूल निवास माना जाता है वो दक्कन का क्षेत्र माना जाता है। दक्कन, दक्कन यानी कि ये महाराष्ट्र कर्नाटक वाला रीजन पड़ता है, तो वो क्षेत्र इसका मूल निवास माना जाता है। इसके अलावा एक और निवास स्थान माना जाता है जो बांग्लादेश है, यानी कि बांग्लादेश से इनका जो पलायन हुआ धीरे धीरे, कुछ का पलायन जो हुआ वो सोन और कर्मनाशा नदी के बीच में हुआ। ठीक है, वहाँ पे वो निवास करते थे, एक उरांव नामक जगह, वहीं से इनका नाम पड़ा उरांव। ठीक है, इसके बाद क्या देखते हैं, इनकी भाषा, प्रजाति और ये अपने आप को क्या बोलते हैं, इनकी भाषा क्या है, इनकी प्रजाति क्या है। तो ये अपने आप को कुड़ुक बोलते हैं। ठीक है, ये अपने आप को क्या बोलते हैं? कुड़ुक बोलते हैं। साथ ही इनकी भाषा भी है, वो कुरुक है, और इनकी प्रजाति समूह भी है, वो कुरुक है। तो तीनों का तीनों कुरुक में। और ये एक चीज और इसमें कि ये आते हैं जो कुरुक जो है वो द्रविड़ परिवार से आते हैं। ठीक है, द्रविड़ समूह से आते हैं। ठीक है, और इस अभी क्या बताया, झारखंड की ये सेकंड सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड में पहला कौन था? संथाल था, लेकिन परसेंटेज में इनका देखेंगे तो 18.14%, जबकि संथाल जनजाति कितना था? 35%। ठीक है, मूल निवास दक्कन, भाषा, प्रजाति या स्वयं को। ठीक है, क्वेश्चन अलग अलग बना सकता है, जैसे उरांव जनजाति की भाषा क्या है, तो वो कुरुक हो गया, कई बार पूछा भी जा चुका है। और फिर उसके प्रजातीय समूह की दृष्टि से वो भी कुरुक हो गया, जो द्रविड़ समूह से संबंधित है। उसके बाद ये अपने आप को क्या बोलते हैं, स्वयं को क्या बोलते हैं, तो वो भी कुरुक है। ठीक है, इसके इनके बारे में जो फर्स्ट वैज्ञानिक अध्ययन किया था वो शरत चंद्र राय। ठीक है, शरत चंद्र राय। शरत चंद्र राय इन्होंने किया था, इस जनजाति के बारे में अध्ययन किया था। तो उन्होंने बताया था कि इसमें 68 गोत्र पाए जाते हैं। ठीक है, 68 गोत्र पाए जाते हैं, जबकि अगर मुख्यतः गोत्र, मूल गोत्र देखें, मुख्य गोत्र देखते हैं तो वो 14 था। और गोत्र को क्या बोलते हैं? गोत्र को किली भी बोलते हैं, जिसमें मुख्य क्या है? मुख्य 14 गोत्र ही। ठीक है, मुख्य गोत्र 14 ही है, जबकि शरत चंद्र राय ने इनके बारे में 68 गोत्र बताया था। ठीक है, और ये शरत चंद्र राय इनके पहले जो है इनका अध्ययन करने वाले थे। ये जनजाति जो है सबसे शिक्षित और सबसे जागरूक जनजाति मानी जाती है। झारखंड की क्या मानी जाती है? सबसे शिक्षित और जागरूक जनजाति। ठीक है, सबसे शिक्षित और
जागरूक जनजाति मानी जाती है झारखंड की, कौन सी? उरांव जनजाति। ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसमें जो है, इस जनजाति में गोदना भी काफी प्रचलित है। ठीक है, क्या है? गोदना भी काफी प्रचलित है इस जनजाति में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें विवाह का स्वरूप कैसा कैसा है। ठीक है, विवाह जो आयोजित विवाह, आयोजित विवाह उसमें संथाल जनजाति में क्या था? आयोजित विवाह जो संथाल जनजाति में मध्यस्थ के माध्यम से किया जाता था, जिसे क्या बोलते थे? उसे किरिंग बापला। ठीक है, उसे वहां पे संथाल जनजाति में उसे किरिंग बापला बोलते थे, जो कि उसका सबसे प्रचलित विवाह था। और इसमें जो सबसे प्रचलित विवाह है वो है आयोजित विवाह। ठीक है, वही हो गया आयोजित विवाह, सेम हो गया। ये मध्यस्थ के माध्यम से होगा, इसमें एक परिवार और दूसरे परिवार से पूरा समतुल्य लगा बैठा के उसके बाद विवाह का आयोजन किया जाता है। तो ये सबसे फेमस हो गया। ठीक है, और सेवा विवाह, सेवा विवाह में क्या होता है? वही जो वधु मूल्य ना चुकाने की कंडीशन में क्या होता है कि जो वर होता है, दूल्हा होता है, वो क्या होता है? घर जमाई बन जाता है, यानी कि अपने सास ससुर की सेवा करता है। ठीक है, तो सेवा विवाह समझ गया, सेवा विवाह। और उसके बाद एक है विधवा विवाह, तो विधवा विवाह का भी प्रचलन इनमें देखा जाता है। ठीक है, तो ये था विवाह का स्वरूप। उसके बाद इसमें और भी देखते हैं विवाह में कि इनमें जो है समगोत्रीय विवाह। ठीक है, इनमें जो है समगोत्रीय विवाह नहीं होता है, समगोत्रीय विवाह का प्रचलन नहीं होता है। इसके अलावा अगर एक ही गांव का लड़का लड़की अगर एक ही गांव का है तो उसमें भी विवाह नहीं होगा, यानी कि एक गांव का जो लड़का या लड़की हो, बॉय हो या फिर गर्ल हो, उसमें भी विवाह नहीं होगा। ठीक है, यानी कि एक ही गांव का दोनों नहीं होना चाहिए। समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है, एक ही गांव में लड़का लड़की नहीं होना चाहिए, वो भी विवाह निषिद्ध है, जिसे समग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक गांव वालों को क्या बोलते हैं? समग्राम। समग्राम विवाह भी इनमें नहीं होता है, यानी कि एक गांव का नहीं होना चाहिए। उसके बाद आते हैं, एक इनमें प्रचलन है सहिया प्रचलन। ठीक है, सहियारो जिसे बोलते हैं, तो सहियारो, अब सहियारो क्या होता है? जो सहिया या फिर सहियारो, इनमें एक प्रचलन है सहियारो। तो ये प्रथा, यानी कि प्रथा बोलिए या प्रचलन बोलिए, सहियारो। ठीक है, तो सहियारो क्या होता है? इनमें होता है अपना रिश्ता और नाता को और मजबूत करने के लिए या फिर नया रिश्ता या नाता को बढ़ाने के लिए ये सहियारो प्रथा का प्रचलन किया जाता है, यानी कि वर्ष में, ठीक है, सहिया चयन समारोह का आयोजन किया जाता है। ये जनरली होता है धनकटनी के बाद। धनकटनी के बाद कौन सा समारोह होता है? सहिया समारोह। और धनकटनी कब हो? नवंबर और दिसंबर के बाद जनरली हो जाता है धनकटनी। तो उसके बाद सहिया समारोह का ये लोग आयोजन करते हैं। तो सहिया समारोह भी जो इसमें भी जो कंडीशन है वो लड़का के लिए अलग है, जबकि लड़की के लिए अलग अलग से, मतलब जो लड़की लोग जो अपना रिश्ता नाता, कहने का मतलब ये है कि लड़की लोग जो अपना रिश्ता नाता के लिए जो भी सहिया सहिया को चुनते हैं, ठीक है, तो लड़की में जो इसे बोलते हैं, लड़की में इसे जो बोलते हैं वो गोई या करमदार। ठीक है, लड़की अगर किसी लड़की से अपना रिश्ता या नाता को बढ़ाने के लिए इस समारोह में भाग ले रही है तो उसे बोलेंगे गोई या करमदार। ठीक है, तो अगर लड़की है, होता है ना कि अपना फ्रेंडशिप बढ़ा रहे हैं, फ्रेंडशिप बढ़ा रहे हैं यानी कि दोस्ती बढ़ा रहे हैं, तो वैसे ही लड़की में जो होता है वो गोई, गोई या फिर करमदार, गोई या फिर करमदार बोलते हैं। उसके बाद लड़का जो है, लड़का जो अपना रिश्ता नाता अगर फ्रेंडशिप बढ़ाता है तो उसको बोलते हैं लार या संगी। लार या फिर संगी।
ठीक है। तो ये जो फ्रेंडशिप जो बढ़ रहा है वो किस प्रचलन से, सैयारो प्रचलन से, ठीक है। सैयारो प्रथा के कारण ये रिश्ता और नेता उनका और भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसा चलता है। उसके बाद विवाह के बाद ये लोग जो पति और पत्नी एक दूसरे को जो पुकारते हैं ना, जैसे यहाँ बोलते हैं ए जी ओ जी बोलते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पे लारिन या संगिनी बोलते हैं, ठीक है। अगर वही लड़का लड़की का अगर विवाह हो जाता है तो फिर विवाह के बाद क्या बोलते हैं, विवाह बाद क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, लारिन या संगिनी। यानी कि एक दूसरे को आवाज कैसे देंगे, लारिन या संगिनी कह के आवाज देते हैं आपसी में, ठीक है, पति पत्नी में। उसके बाद इसमें जो है त्योहारों के समय, अब क्या है, सामाजिक व्यवस्था देखते हैं पहले। तो ये हो गया सही आरोप, ठीक है। उसके बाद सामाजिक व्यवस्था में देखते हैं कि इनके युवागिरी को क्या बोला जाता है, युवागिरी के बाद ग्राम प्रधान को क्या बोला जाता है, पंचायत को बल क्या बोला जाता है, नाच का मैदान क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें एक और शब्द याद रखिएगा पहले, केरिया और खनेरिया, ठीक है। केरिया और खनेरिया यानी कि त्योहारों के समय जब ये पहनते हैं, केरिया और खनेरिया। तो त्योहारों के समय जो पुरुष वस्त्र धारण करते हैं उसे बोलते हैं केरिया, पुरुष वस्त्र। और खनेरिया किसे बोलते हैं, जो महिला वस्त्र धारण करती है उसे खनेरिया। ठीक है। तो केरिया और खनेरिया किस जनजाति से संबंधित है, तो उरांव जनजाति से संबंधित है। तो ये है क्या, तो एक वस्त्र का नाम है या वस्त्र का प्रकार है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना ऊपर में शर्ट टी शर्ट, इसी तरह इन लोगों का जो है, पुरुष में वो केरिया बोलते हैं और महिला में खनेरिया बोलते हैं। अब आते हैं सामाजिक व्यवस्था में। तो इनके सामाजिक व्यवस्था को घुमकुरिया मतलब सामाजिक व्यवस्था में जो युवागिरी होता है, युवागिरी क्या होता है, वो धूमकुड़िया, धूमकुड़िया बोलिए या फिर धूमकुरिया, घूमकुरिया धूमकुरिया, ऐसे ही कुछ कुछ किताबों में अलग मिलता है, कहीं घूमकुरिया लिखा मिलेगा, कहीं धूमकुड़िया मिलेगा, तो इससे घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है। तो युवागिरी, अब ये युवागिरी होता क्या है, ठीक है, युवागिरी को अच्छे से समझ लीजिए कि युवागिरी होता क्या है, ठीक है। इसको निपटा के खत्म करते हैं। जो इनका जो निवास स्थान है, झारखंड में जो मूल निवास स्थान है ना इनका, यहाँ पे सर्वाधिक जो पाए जाते हैं, वो एक है दक्षिणी छोटा नागपुर में और दूसरा पलामू में, ठीक है। पलामू वाला रीजन और दक्षिणी छोटा नागपुर में। इसके लगभग 90% इन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके अलावा जो है पूरे झारखंड में पाया जाता है, जैसे संथाल परगना हो गया, उत्तरी छोटा नागपुर हो गया, कोल्हान हो गया, तो इन सारे क्षेत्रों में भी इनका निवास स्थान माना जाता है। लेकिन जो 90% ज़्यादातर लोग जो मिलते हैं वो पलामू और फिर दक्षिणी छोटा नागपुर में इन लोग देखा जाता है, ठीक है, इन लोगों की मौजूदगी है। उसके बाद धूमकुरिया क्या है, धूमकुरिया या धूमकुरिया क्या है, तो ये धूमकुरिया है ना, ये जनरली हर एक 3 साल पर, ठीक है, हर एक 3 साल पर इसका आयोजन किया जाता है। यानी कि रीति रिवाज और परंपरा की जो शिक्षा दी जाती है युवक युवतियों को, मतलब होता है ना कि अपनी संस्कृति को और मजबूत करना और आगे बढ़ाना, तो उसी क्रम में ये रीति रिवाज और परंपरा को, ठीक है, और मजबूत करने की संस्था है, समझिए, ठीक है।
तो ये जनरली है कुछ क्या, ये मात्र एक घर है, ठीक है, जहाँ पे जैसे विद्यालय होता है, कोचिंग होता है ना, विद्यालय होता है, कोचिंग होता है, कॉलेज होता है, इसी तरह इन जनजातियों में जो युवा गिरी है उसे घुमकुरिया बोलते हैं। जबकि संथालों में क्या बोलते थे उसे, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। संथालों में उसे घोटुल बोलते हैं, ठीक है। घुमकुरिया ये एक जनरली घर है जहाँ पे युवक और युवती यानी कि लड़का और लड़की को प्रशिक्षण देने का काम है, यानी कि शिक्षा देने का। और ये शिक्षा किस चीज़ की होती है, अपने रीति रिवाज, अपने संस्कार, अपने संस्कृति की शिक्षा इसमें दी जाती है, ताकि वो आगे चल के एक सफल व्यक्ति बन सके, ठीक है। तो इसमें जो लड़का लड़की का जो प्रवेश होता है, ठीक है, जो 10 से 11 साल के हो जाते हैं उनका प्रवेश होता है इसमें। तो क्या होता है, 10 से 11 साल में प्रवेश होता है, 10 से 11 साल के वर्ष की आयु में इसका प्रवेश होता है। तो ये जो चलता है 10 से 11 साल में तो एंट्री हो गया, उसके बाद ये चलेगा कब तक, जब तक उनका विवाह नहीं हो जाता, जब तक उनका शादी नहीं हो जाएगा तब तक वो वही रहेगा, यानी कि विवाह तक, विवाह तक इनका जो घुमकुरिया में प्रवेश रहेगा ही रहेगा। उसके बाद इस घुमकुरिया में क्या है, विशेष बात यह है कि ये होता कब है, तो ये सरहुल के समय, ठीक है, सरहुल के समय, सरहुल के समय प्रत्येक 3 वर्ष पर, प्रत्येक 3 वर्ष पर सरहुल के समय इसमें 3 वर्ष पर एक बार इसका आयोजन किया जाता है, दीक्षा समारोह, ठीक है। सरहुल के समय 3 वर्ष पर, 3 वर्ष में एक बार, 3 वर्ष में एक बार इसका आयोजन किया जाता है, जो क्या बोला जाता है, दीक्षा समारोह। दीक्षा समारोह इसे होता कब है, ये सरहुल के समय, इसे याद रखिएगा कब होता है भाई, सरहुल के समय होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो होता है वो 3 श्रेणी में बटा होता है, यानी कि 3 वर्ग में बटा होता है, यानी 3 भाग में बटा होता है। तो ये 3 भाग है क्या, ठीक है। जो ये होता है यानी कि लड़का लड़की का जो प्रवेश दिया जाता है, तो उसको 3 भाग में क्यों बांटते हैं, कैसे बांटते हैं, उस चीज को समझने वाले हैं, ठीक है। तो घुमकुरिया में जब प्रवेश होता है तो जो नया प्रवेश होगा, ठीक है, जो नए बच्चों का जो प्रवेश होगा उसे क्या बोलेंगे, उसे पूना जोखर बोलेंगे, ठीक है। यानी कि इसको 3 श्रेणी में बांट के रखा गया है। तो जिनका जो नया प्रवेश होता है उसे पूना जोखर, पूना जोखर, यानी कि जो जिसका नया प्रवेश है, यानी क्या बोलते हैं, जिस बच्चे का नया दाखिला हो रहा है, नया एडमिशन हो रहा है, उसे पूना जोखर बोलेंगे। इसके बाद जब उनका 3 साल हो जाएगा, ठीक है, जब उनका 3 साल हो जाएगा, यानी कि घुमकुरिया में उसके रहते रहते 3 साल हो जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे माझा जोखर, ठीक है। दूसरा क्या, माझा जोखर, माझा जोखर जो 3 वर्ष हो गया, यानी कि जिनका 3 साल हो गया वो क्या हो गया, माझा जोखर। इसके बाद, ठीक है, माझा जोखर, और एक होता है कोहा जोखर, कोहा जोखर, ठीक है। तो इस तरह ये 3 श्रेणियों में बैठा हुआ है इनका जो घुमकुरिया प्रवेश है, ठीक है, 3 श्रेणी में। पहले तो याद रखना है कब इनका प्रवेश होता है, 10 से 11 साल की आयु में इनका प्रवेश होता है, वो सरहुल में प्रत्येक 3 साल पर एक बार इसका दीक्षा समारोह आयोजन किया जाता है। ये भी 3 श्रेणी में होता है। जो नया जो प्रवेश करता है उसे पुनः जोखर, वो 3 साल के जब हो गए, 3 साल बाद जब नेक्स्ट आयोजन जब फिर से होगा तो उसे क्या बोलेंगे, माझा जोखर। पुराने वाले अब क्या हो गए, सीनियर हो गए, तो उनको माझा जोखर। और उसके बाद जो होता है जो दिन में, वो कुहा जोखर, कोहा जोखर, ठीक है। उसके बाद जोखर का मतलब क्या होता है, जोक का मतलब होता है यहाँ पे कुआरा, जोक का मतलब होता है कुआरा, जोखर। इसके बाद इसमें आगे क्या देखते हैं घुमकुरिया में, और ये एक चीज देखते हैं कि क्या, क्या देखते हैं कि इसमें जो होता है
ठीक है। अब इसमें जो देखते हैं, इसमें भी लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग। क्या बताया? लड़कों के लिए अलग होता है और लड़कियों के लिए अलग होता है। यानी कि जो लड़कों के लिए जो होता है, लड़कों के लिए जोंक एरपा और महिलाओं के लिए पेल एरपा। ठीक है। जो लड़कों के लिए जो घुमकुरिया में जो होता है वो जोंक एरपा, जोंक एरपा। ठीक है। और महिलाओं के लिए जो होता है पेल एरपा। ठीक है। इसको पेल एरपा बोलते हैं। जबकि जो जोंक एरपा जो होता है उसको धांगर कुड़िया भी बोलते हैं। धांगर कुड़िया कहने का मतलब नाम सिर्फ जैसे एक व्यक्ति का दो नाम होता है ना, वैसे जो जो लड़का जो हो रहा है वो उसे जोंक हेरपा बोलेंगे और महिला वालों को पेल हेरपा। ठीक है। तो जोंक हेरपा धांगर कुड़िया, धांगर कुड़िया। जस्ट लाइक एक ये संस्था की तरह है, एक स्कूल की तरह है, एक कॉलेज की तरह है। इस तरह से समझ सकते हैं कि घुमकुरिया कोई अलग से कोई नया प्रथा नहीं है। तो घुमकुरिया एक जस्ट लाइक एक प्रशिक्षण संस्था है जिसमें लड़कों के लिए जो होता है उसे जोंक एरपा बोलते हैं या फिर धांगर कुड़िया बोलते हैं। जबकि लड़की या महिलाओं के लिए जो होता है वो पेल एरपा होता है। इनका प्रवेश जो कब दिया जाता है? 10 से 11 साल में दिया जाता है। तो इसमें देख रेख करने वाला एक टीचर के समान एक उपाध्याय बोलिए या फिर आचार्य बोलिए, जो भी बोलिए, तो उनमें देख रेख करने वाला भी तो होना चाहिए ना। जो दो मुखिया है, तो जो लड़कों का जो मुखिया होता है, ठीक है, मुखिया जो लड़कों का जो मुखिया होता है उसे क्या बोलते हैं? धांगर या महतो बोलता है। ठीक है। धांगर या फिर महतो बोलता है। जबकि महिला वालों को क्या बोलते हैं कि बड़की धांगरीन बोलते हैं। ठीक है। तो इनका जो मुखिया होता है, ठीक है, इनका जो मुखिया होता है इसको क्या बोलते हैं? महिलाओं का जो मुखिया होता है उसको बड़की धांगरीन बोलते हैं, बड़की धांगरीन। ठीक है। बड़की धांगरीन। और जबकि जो लड़कों का जो मुखिया होता है उसे क्या बोलते हैं? धांगर या महतो, धांगर या फिर महतो बोलता है। ठीक है। धांगर या फिर महतो बोलते हैं। जो लड़कों का होता है, लड़की का बड़की धांगरीन। और ये जो बड़की धांगरीन होती है, जनरली ये जानकार, काफी जानकार, उस संस्कृति के बारे में अच्छी जानकार या फिर विधवा महिला होती है। ठीक है। ये क्या होती है? प्रौढ़ या फिर जनरली जो बड़की धांगनी जिसे बनाया जाता है वो प्रौढ़ या फिर विधवा होती है। और लड़कों वाला जो क्या होता है मुखिया, धांगर और महतो होता है। इसका जो सहायक होता है, जो महतो का सहायक होता है उसे कोतवाल कहते हैं। तो कोतवाल क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है। तो ये देख लिया हमने। क्या देखा कि युवा गिरी को तो सबसे पहले घुमकुरिया बोलते हैं। ठीक है। जिसका प्रवेश 10 से 11 साल में होता है। ये सालोल के समय प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार होता है। 3 श्रेणियों में बांटा होता है, 3 श्रेणियों में। और 3 श्रेणियों में कहने का मतलब जिनका नया प्रवेश होता है उन्हें क्या बोलते हैं? पूना जोकर। जो 3 साल बाद हो गया उसे मांझा जोकर। और उसके बाद एक तो कोहा जोकर। ठीक है। इसके अलावा जो लड़कों के लिए होता है वो जोंक एरपा और महिलाओं के लिए होता है वो क्या होता है? पेल एरपा। पेल एरपा का जो मुखिया होती है, यानी कि मुखियान बोल सकते हैं, यानी कि जो इनका हेड होता है उनको क्या बोलते हैं? बड़की धांगरीन बोलते हैं। और जबकि लड़कों का जो होता है उसे क्या बोलते हैं? धांगर या फिर महतो होता है। और जिसका सहायक यानी कि जिसका हेल्पर होता है कोतवाल। ठीक है। ये था घुमकुरिया। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे ग्राम प्रधान को क्या बोलते हैं? ठीक है। तो ग्राम प्रधान को मुखिया या फिर महतो बोलते हैं। ग्राम प्रधान को क्या बोलते हैं? मुखिया या फिर महतो।
मुखिया या फिर महतो बोले थे। पंचायत के क्या बोले थे लेकिन, तो पंचायत के ये सब पंचोरा बोले थे, पंचायत के पंचोरा, पंचायत के तो पंचोरा बोले थे, लेकिन ये जो पंचोरा होता है वो कहाँ होता है, वो अखरा में होता है। अखरा यानी कि पंचायत स्थल को क्या बोल सकते हैं, अखरा भी बोल सकते हैं, और जिसमें पंचायत बैठता है उस समय उसको पंचोरा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नाच का मैदान को, नाच का मैदान को अखाड़ा बोलते हैं, अखाड़ा, अखाड़ा, नाच का मैदान को अखाड़ा बोलेंगे, जबकि पंचोरा या अखरा जो होता है वो क्या होता है, वो पंचायत स्तर होता है। ठीक है, जिसे पंचोरा भी बोलते हैं। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, अब हम लोग जानने वाले इनके त्यौहार के बारे में। ठीक है, तो त्योहारों में बताया था कि जब ये जो कपड़ा पहनते हैं पुरुषों वाला को क्या बोलते हैं, केरिया या फिर खनेरिया बोलते हैं, जो महिलाएं ध्यान धारण करती है। अब इनके त्योहार के बारे में जानते हैं। तो इनके त्योहार में इनका जो प्रमुख नृत्य है, एक है यदुर। ठीक है, एक शब्द आता है यदुर, यदुर क्या है, एक नृत्य है। ठीक है, यदुर क्या है, एक नृत्य है। जनरली क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, निम्न में से उराव जनजाति से संबंधित यदुर क्या है। ठीक है, तो यदुर क्या है, एक इन लोगों का उराव जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है। उसके बाद एक इन लोग विषु सेंद्रा त्यौहार मनाते हैं, फिर फागु सेंद्रा होता है, फिर जेठ शिकार होता है। तो ये सब कब मनाते हैं, कौन सा त्यौहार है, तो एक होता है विषु सेंद्रा, विषु सेंद्रा, फागु सेंद्रा। तो विषु सेंद्रा जो है वो बैसाख माह में मनाया जाता है। ठीक है, बैसाख में। और फागु चंद्राई के नाम से पता चल रहा है फागुन में। ठीक है, विषु चंद्र कब मनाया जाता है, तो वैशाख में। उसके बाद जेठ शिकार एक होता है लोगों में, जेठ शिकार। तो ये जेठ शिकार जो होता है, जो वर्षा ऋतु जो प्रारंभ होती है उस समय ये मनाया जाता है, यानी कि वर्षा जब प्रारंभ होती है, वर्षा ऋतु जब प्रारंभ होती है तो कौन सा त्योहार मनाते हैं, जेठ शिकार। और एक होता है इन लोगों में दौराहा शिकार, यानी कि इच्छानुसार, मतलब इच्छानुसार बोल सकते हैं, ये अनौपचारिक शिकार है जिसे दौराहा शिकार बोलते हैं। एक है क्या, दौराहा शिकार। देखिए ये जो त्योहार जो है अन्य जनजातियों में भी होगी तो शायद वहाँ कुछ अलग नाम से मिले। ठीक है, हो सकता है कुछ अलग नाम से मिले, लेकिन ये जो नाम बता रहे हैं ये विशेषकर उराव जनजाति से संबंधित बता रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक अनौपचारिक शिकार बोल सकते हैं, अनौपचारिक बोलिए या फिर इच्छानुसार। ठीक है, तो दौराहा शिकार कब मनाया जाता है, ये एक अनौपचारिक शिकार है, इच्छानुसार बताया, इच्छानुसार जब भी इच्छा करे उस समय ये फिर ये मनाएंगे। इसके अलावा त्योहारों में इन लोगों के लिए कर्मा सरहुल, कर्मा सरहुल तो हो ही गया, कर्मा सरहुल। ठीक है, ये सब तो कर्मा कब मनाया जाता है, भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी को। यही सब पूछ लेता है कभी कभी, कर्मा कब मनाया जाता है, तो हिंदी में याद रखिए, भादो माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी को। ठीक है, उसके बाद एक है खुद्दी, खद्दी, खद्दी त्योहार। ठीक है, तो खद्दी त्योहार जो मनाया जाता है चैत माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को। ठीक है, इसको ऐसे याद रखिए, चैत माह के शुक्ल पक्ष को तृतीय को, यानी कि चैसूत्री, चैसूत्री ऐसे शॉर्ट में याद रख सकते हैं। खद्दी जो कब मनाया जाता है, चैसूत्री को। ठीक है, चैत माह के शुक्ल पक्ष को तृतीय को। उसके बाद उसके बाद जतरा, जतरा त्योहार ये लोग कब मनाते हैं,
यानी कि एक होता है जतरा त्यौहार, ठीक है। जतरा त्यौहार जो ये लोग जेठ अगन और कार्तिक, ठीक है। तो जतरा त्यौहार जो मनाते हैं, जैसे त्योहारों के नाम है जतरा त्यौहार जेठ अगन और कार्तिक, इन तीनों माह में ये लोग मनाते हैं धर्मेश के सम्मान में। अब ये धर्मेश क्या है, तो धर्मेश क्या है, ये धर्मेश जो बोलते हैं ये सूर्य देवता को बोलते हैं, ठीक है। यानी कि सूर्य की उपासना या सूर्य की आराधना करने वाले क्या बोलते हैं, धर्मेश बोलते हैं। यानी कि प्रमुख देवता इनका क्या हुआ, धर्मेश, ठीक है। तो इसमें जो है धर्मेश की धर्मेश की क्या करते हैं, इनके सम्मान में धर्मेश सम्मान में ये लोग जेठ अगन और कार्तिक में कौन सा त्यौहार मनाते हैं, जतरा त्यौहार। इसके अलावा इनमें सोहराय त्यौहार भी मनाया जाता है। उसके बाद एक फागु पर्व तो बता दिए, फागुन में, ठीक है। तो सोहराय भी मनाया जाता है, ठीक है। तो ये था इनका त्यौहार। इसके बाद देखते हैं जो इनका जो और भी कुछ सामाजिक व्यवस्था है उनको देखते हैं, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था में देखते हैं, जब ये पहली बार छोटा नागपुर क्षेत्र में जब प्रवेश किए थे तो इन्होंने जंगल को साफ किया, ठीक है। रहने के लिए जंगल को साफ, छोटा नागपुर तो वैसे भी जंगल झारखंड नाम से ही पता चल जाता है, ठीक है। तो छोटा नागपुर जो है वो जंगल जब पहली बार छोटा नागपुर में जब प्रवेश किए, तो जंगल में जब पहली बार प्रवेश किए तो इन लोग जो भूमि को जो साफ किया, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, भूइहर। यानी कि उराव को क्या बोल सकते हैं, जब फर्स्ट टाइम छोटा नागपुर में ये प्रवेश किए तो जंगलों को साफ किया, तो इसे क्या कहा जाने लगा, जंगल साफ किए तो इसे क्या कहा गया, भूइहर, ठीक है। इसे भूइहर कहा गया। लेकिन जो जमीन साफ हुई, ठीक है, जमीन साफ हुई उसे क्या बोलेंगे, भूइहर भूमि। यानी कि इनके द्वारा जो जमीन का टुकड़ा जो साफ किया गया उसे क्या बोलेंगे, भूइहर भूमि, ठीक है। उसके बाद इनके द्वारा जो पूरा गांव बसाया गया उसे बोलेंगे भूइहर गांव। यानी कुल मिला के समझिए उराव का दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, भूइहर बोल सकते हैं। तो इनके द्वारा जो जंगल को साफ किया गया था, ठीक है। उसके बाद भूइहर, और उसके बाद जो भूमि जो साफ हुआ, भूमि का टुकड़ा जो साफ हुआ उसे भूइहर भूमि, यानी उनके द्वारा जो साफ किया गया था उसे भूइहर भूमि बोलेंगे। आगे चल कर ये फिर गांव बना, ठीक है। जो धीरे धीरे अगर इनके द्वारा गांव बस गए तो उसे भूइहर गांव बोलेंगे, भूइहर भूइहर गांव बोलेंगे, ठीक है। ये तो था कि फर्स्ट टाइम जो आने वाले थे, आरंभ में जब इनका जो आगमन हुआ था झारखंड में उस टाइम का बात है। उसके बाद छोटा नागपुर में, उसके बाद में भी तो आए होंगे, तो बाद में जो उराव आए उसे रैयत बोला गया या फिर जेठ रैयत बोला गया, और जो बाद में जो आए वो क्या बोला गया, रैयत या फिर जेठ रैयत, ठीक है। अब इनमें एक प्रथा चलती है, पसरी प्रथा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, पसरी प्रथा एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पसरी प्रथा क्या होता है, तो पसरी प्रथा जो होता है इसे स्टेटमेंट वाइज भी बना सकते हैं क्वेश्चन, कि पसरी प्रथा जो होता है वो अपने मेहनत का विनिमय होता है, ठीक है। मेहनत का होता है, ये मेहनत का विनिमय। कहने का मतलब अगर किसी के यहाँ हल बैल नहीं है, ठीक है, तो हल बैल नहीं है तो वो हल बैल दे सकता है या फिर उनका खेत जोत कोड़ सकता है, वो हो गया मेहनत का विनिमय। यानी कि मेहनत
विनिमय मतलब मेहनत का आदान प्रदान। हो सकता है कुछ लोग जाके उनके खेत में काम कर दिए और उनका हल बैल नहीं है तो वो इनके यहाँ आके जोत दिए, तो ऐसे हल बैल पर, ठीक है। हल बैल पे समझते हैं ना, वो किसान जो जोतता है, ठीक है। इस जनजाति में जो है वो बंदर का मांस खाना वर्जित होता है, ठीक है। बंदर का मांस खाना वर्जित होता है। और हड़िया तो आप लोग पता जानते ही होंगे कि हड़िया जो है प्रचलित पेय पदार्थ है, या फिर इनका जो तपान वगैरह में चलता है वो भी। तो बंदर से मांस हुआ क्या होता है, वो वर्जित होता है। ठीक है। उसके बाद इसमें देखते हैं कि प्रमुख देवता कौन कौन से हैं, ठीक। क्या देखने वाले हैं, प्रमुख देवता। प्रमुख देवता में सबसे पहले आता है धर्मेश। धर्मेश किसे बताया हमने, सूर्यदेव। सूर्यदेव को क्या बोलते हैं लोग, धर्मेश। धर्मेश के अलावा धर्मी भी बोलते हैं, ठीक है। धर्मेश के अलावा क्या बोलते हैं, धर्मी। धर्मेश के अलावा धर्मी। उसके बाद जो एक है मरांग गुरु, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मरांग गुरु। तो मरांग गुरु जो होते हैं ये पहाड़ों के देवता होते हैं, ठीक है, पहाड़ देवता, ठीक है। इसके अलावा ग्राम देवता को क्या बोलेंगे, ग्राम देवता को ठाकुर बोलते हैं। ग्राम देवता को ठाकुर बोलते हैं। एक होता है सीमांत देवता, कहते हैं ना सीमांत देवता, यानी कि डिहवार, ठीक है। डिहवार, डिहवार किसे बोलते हैं, डिहवार। ये होते हैं सीमांत देवता। अभी सीमांत देवता क्या हो, जैसे यानी कि इतना बड़ा गांव है, ठीक है। ये गांव है तो इसका ये सीमाना है, ठीक है। ये सीमाना इनका इतना ही दूर तक है, तो ये सीमांत देवता यानी कि सीमा तक का देवता को क्या बोलते हैं, देवार बोलते हैं। और एक होता है कुल देवता, जैसे घरों में होता है ना, हर घर में होता है एक कुल देवता, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पूर्वजात्मा, पूर्वजात्मा, ठीक है। पूर्वजात्मा से ये क्या होता है, कुल देवता होते हैं। तो कुल देवता को क्या बोलते हैं, पूर्व जात्मा, ठीक है। इसके बाद एक इन लोगों में त्यौहार मनाया जाता है। कुछ कुछ अन्य जो इम्पोर्टेंट बात है उसे देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो पंचायत स्थल होता है, ठीक है, पंचायत स्थल जो जिसे पचोरा बोलते हैं, जो अखरा में किया जाता है, ठीक है, वो 7, 12, 21 यानी कि जो इनका जो पढ़ा पंचायत, ऐसे समझिए कि इनमें जो पंचायत का जो स्वरूप होता है, ठीक है, पंचायत का जो स्वरूप होता है वो सबसे हेड होता है पढ़ा पंचायत, ठीक है। पढ़ा पढ़ा पंचायत, ठीक है। पंचायत का स्वरूप क्या है, पढ़ा पंचायत, ये सर्वोच्च होता है। इससे जो बनाया जाता है वो 7, 12, 21 या 22, 7, 12, 21, 21 या फिर 22 गांवों को मिलाकर जो बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, पढ़ा पंचायत, ठीक है। तो या फिर ये या तो 7 गांव होगा, या तो 12 गांव होगा, या तो 21 गांव होगा, या फिर 22 गांव। तो इन जो गांवों का समूह को जो मिला के जो पंचायत बनाया जा रहा है उसे पढ़ा पंचायत बोलते हैं, ठीक है। पढ़ा पंचायत। और इसका जो हेड होता है यानी कि इसका प्रमुख जो होता है उसे पढ़ा राजा बोलते हैं। इसका प्रमुख क्या होता है, पढ़ा राजा, ठीक है। तो ये पंचायत का स्वरूप है, ठीक है। उसके बाद इनमें कुछ कुछ और छोटी छोटी बातें हैं, उनको देख लेते हैं। तो एक इनमें जो पूजा होता है, एक होता है भेलवा पूजा, एक होता है गौरिया पूजा, ठीक है।
तो भेलवा पूजा क्या होता है, ग्वारिया पूजा क्या होता है, ठीक है। तो भेलवा पूजा जो पूजा होता है वो एक भेलवा पूजा, ठीक है। तो भेलवा पूजा कब मनाया जाता है, जब ये धान रोपते हैं, ठीक है। धान रोपने के समय क्या बोलते हैं, यानी धान नहीं सिर्फ फसल बोलिए, फसल रोपने के समय क्या कौन सी पूजा मनाते हैं, भेलवा पूजा। तो फसल रोपाई के समय भेलवा पूजा, जबकि एक होता है ग्वारिया पूजा। तो ये ग्वारिया पूजा जो होता है, जनरली जो ग्वारिया पूजा होता है वो वर्ष में एक बार गांव की जो कल्याण के लिए जो पूजा की जाती है, ठीक है, वर्ष में एक बार, वर्ष में एक बार का मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, ग्राम कल्याण हेतु। तो ग्राम कल्याण हेतु वर्ष में एक बार जो पूजा मनाया जाता है उसे गौरिया पूजा बोलते हैं। तो पूजा कराने वाला भी तो कोई होगा, तो धार्मिक प्रधान, जो धार्मिक प्रधान होता है उसे क्या बोलते हैं, धार्मिक प्रधान। संथाल में क्या बोलते हैं और फिर उराव में क्या बोलते हैं, तो उराव में जो धार्मिक प्रधान होता है उसे पाहन बोलते हैं, ठीक है, पाहन। और संथालों में क्या बोलते हैं, नायके, संथालों में नायके। तो जो धार्मिक प्रधान होता है यहाँ पे पाहन होता है, लेकिन इस पाहन का जो सहयोगी होता है यानी कि इसका जो सहायक होता है उसे पुजार बोलते हैं, ठीक है। इसका सहायक जो होता है उसे क्या बोलते हैं, पुजार, ठीक है। सहायक को क्या बोलते हैं, पुजार। इनके जो पूजा स्थल को क्या बोलते हैं, सरना, पूजा स्थल क्या बोलेंगे, सरना, ठीक है। उसके बाद एक होता है शासन। ये शासन क्या होता है, शासन जो होता है वो यानी कि शासन जो होता है वो पूर्वजों का निवास स्थान, यानी कि जो गुजर गए, जो पंचतत्व विलीन हो गए, यानी वो तो पूर्वज में आएंगे फिर, तो पूर्वजों का जो निवास स्थान होता है उसे क्या बोलते हैं, शासन, यानी कि पूर्वजों का निवास स्थान। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखिएगा, शासन किसे बोलते हैं, सरना किसे बोलते हैं, अखरा क्या होता है, अखाड़ा क्या होता है, मुखिया, मुखिया इसमें किसको, कौन सा पद में मुखिया को बोला जाता है, पंचोरा क्या होता है, पढ़ा पंचायत क्या होता है, पढ़ा राजा क्या होता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को याद रखिए, ठीक है। और इसके बाद एक और होता है हड़बोड़ा संस्कार, हड़बोड़ा संस्कार, हड़बोड़ा, हड़बोड़ा संस्कार ये जनवरी माह में, ठीक है, जनवरी माह में ये हड़बोड़ा संस्कार मनाया जाता है। तो इसमें होता क्या है कि जो भी पूर्वज होते हैं, ठीक है, पूर्वजों का जो पूर्वजों का हड्डियों को जो क्या होता है ना वो नदियों में विसर्जित कर देता है, ठीक है। तो जनवरी माह में तो एक तो हड़बोड़ा संस्कार कब मनाया जा रहा है, जनवरी माह में। इसमें होता क्या है, पूर्वजों का जो हड्डी होता है, ठीक है, जो भी गोत्र जो होते हैं जो समाप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, उनका हड्डियों को क्या बोलते हैं, हड्डियों को नदी में विसर्जित, नदी में बहा देना, ठीक है, नदी में बहा देना या फिर विसर्जित कर देना, तो वो हो गया हड़बोड़ा संस्कार। और यही हड़बोड़ा संस्कार जो है, जो हड्डियों को नदी में बहा देते हैं उसे बोलते हैं गोत्र खुंदी, गोत्र खुंदी, ठीक है। ये संस्कार को बोला जा रहा है हड़बोड़ा संस्कार, लेकिन ये जो कार्य किया जा रहा है उसे क्या बोलते हैं, गोत्र खुंडी, ठीक है, गोत्र खुंडी। और ये मनाते क्यों है, तो इसको मनाने का रीजन ये है क्योंकि इनका मानना है या फिर इनका जो प्रचलन है, ठीक है, उसमें ऐसा है कि जो जो भी आत्मा है, ठीक है, आत्मा का फिर क्या हो जाता है,
पूर्वजों की आत्मा से मिलन हो जाता है। तो रीजन क्या है? आत्मा का या फिर आत्माओं का मिलन। एक आत्मा का पूर्वजों की आत्माओं से मिलन हो जाता है, आत्माओं का मिलन। यानी कि इस संस्कार के करने से क्या होता है कि आत्माओं का मिलन हो जाता है, और ये आत्माओं का जो मिलन हो जाए उसे बोलते हैं कोहा बेंजा। ठीक है, कोहा बेंजा। ठीक है, यानी कि यहाँ ठीक से समझिए। पहले तो ये संस्कार मना है कि हड़बोड़ा संस्कार। पहले कौन सा संस्कार? हड़बोड़ा संस्कार, जनवरी माह में। लेकिन इसमें होता क्या है, पूर्वजों की हड्डियों को ये दाह संस्कार कर देते हैं, हड्डियों का ये विसर्जन कर देते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? गोत्र खुंदी बोलते हैं। ये हड़बोड़ा संस्कार मनाते क्यों है? तो पूर्वजों की आत्माओं का मिलन के लिए मनाते हैं। तो उसे जब पूर्वजों की आत्माओं का मिलन हो जाता है तो उसे बोलते हैं ये कोहा बेंजा। ठीक है, और जैसे संथाल जनजाति के लोग जैसे थे ना, चित्रकला और बुनाई में निपुण थे, उसी तरह ये जनजाति जो तांत्रिक और जादुई विद्या में काफी सक्षम नजर आते हैं। ठीक है, और एक होता है माटी, यानी कि एक शब्द है माटी, मिट्टी नहीं माटी। ठीक है, तो माटी क्या होता है? तो जो जादू टोना जो लोग जानते हैं उन्हें माटी कहा जाता है, यानी कि जादू टोना जानने वाले लोग, जादू टोना के जानकार होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें माटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा उरांव जनजाति। ठीक है, अब आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और अगर चीज़ें समझ में आई हो तो फिर थोड़ा वीडियो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।